भोजनालय में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ पर बनने वाले पारंपरिक व्यंजनों, जिनमें खट्टे रसदार व्यंजन भी हैं, उसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये व्यंजन जहाँ एक और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वहीं अपने स्वाद में भी अद्भुत है। परंतु समय के साथ इन पारंपरिक व्यंजनों की विधियां विलुप्त होती जा रही है। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे इन पारंपरिक व्यंजनों को किस तरह से सही विधि से बनाया जाता है। तो चलिए और देखते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं हमारे हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन। आइए जानते हैं ऊना की पारंपरिक व्यंजनों के बारे में। विशेष दिनों में कौन से व्यंजन हैं जो यहाँ पर बनाए जाते हैं और कौन कौन से ऐसे पारंपरिक अनाज है जिनका प्रयोग इन व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ हैं, आपके ग्रुप का नाम प्लीज हमें बताएं। जी, नारी शक्ति मैम। नारी शक्ति। और आपका नाम? मेरा नाम रीमा शर्मा है। आप इस समय में कौन कौन सी ऐसी डिशेज हैं जो बनाकर हमें दिखाने वाली हैं? मैम सबसे पहले तो मक्की की रोटी, सरसों का साग, लस्सी मक्खन के साथ, और कढ़ाई दूध है हमारा जिसमें सभी ड्राई फ्रूट्स डले हैं, और ऑल चाट्स हैं, अरबी चाट है, शकरकंदी चाट है, किम्ब चाट है और फ्रूट चाट है। जी, तो क्या ये विशेष दिनों में आपके यहाँ इस तरह की डिशेस बनाई जाती हैं? जी मैम। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया जाता है। तो जानते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि कौन सा आटा जो है इसमें प्रयोग किया जाता है? मैम हम लोग अपने उधर से मक्की का देसी आटा लेके आए हैं, उसी की रोटी बना रहे हैं। और जो सरसों का साग है उसमें आप कौन कौन से जो है जो भी हमारी हरी सब्जियां रहती हैं वो कौन कौन सी सब्जियां डाली जाती हैं? हम डाल रहे हैं मेथी, पालक, सौंफ, सरसों। यदि हम इसको बनाने की विधि के बारे में जानना चाहें, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो हमारी परंपरागत जितनी भी हमारे व्यंजन हैं उनको बनाने की जो असल विधि थी वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये जानना कि आखिर ये जो व्यंजन है ये कैसे बनाए जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो सरसों का साग है वो ट्रेडिशनली ऊना में किस तरह से बनाया जाता है? जी मैम, इसको सबको अलग अलग काट लेते हैं पहले हम, फिर हम उसको धो के कुकर में चढ़ाते हैं, फिर हम हींग, काली मिर्च, हरी मिर्च, जैसे अदरक, लहसुन सारा डाल के फिर उसको उबालते हैं। उसके बाद जब वो हो जाता है तो फिर उसमें हम आटे का अल्लन लगाते हैं, फिर उसको हम पकाते हैं एकदम, फिर उसके बाद तड़का लगाते हैं। फिर से जो तड़का है उसमें आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तड़के के लिए सबसे पहले हम पीमार का तेल यूज कर रहे हैं, उसमें मेथी दाना, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सब प्याज डाल के फिर हम उसको तड़का लगाते हैं। और उसके बाद क्या वो जो डिश है वो तैयार हो जाती है या अभी और इसमें कुछ करने की ज़रूरत रहती है? वो तैयार हो जाती है और लोग हमें बड़ा मतलब बोल रहे हैं कि बड़ी अच्छी बनी है, साग की बड़ी तारीफ कर, साथ में मक्खन भी डालते हैं, फिर जब पक जाता है तो मक्खन डाल के देते हैं उनको ना। तो जब ये मक्की की रोटी और सरसों का साग जो है जब वो सर्व किया जाता है तो उसके साथ मक्खन और लस्सी दी जाती है मैम। हाँ जी, तभी जो है वो कंप्लीट होती है। आइए रेखा जी से जानते हैं कि किस तरह से मक्की की रोटी को आसानी से हम सभी घर पर बना सकते हैं। जी रेखा जी। मैम सबसे पहले मक्की काटा, उसके बाद ठंडा पानी मतलब थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा आटे को अच्छी तरह मैश करना, उसके साथ मतलब कि थोड़ा सा आटा निकाल कर गोल गोल घुमाना, उसके साथ रोटी अच्छी तरह बन जाती है फिर गोल। तो क्या जो पूरा आटा है उसे एक साथ में गूंधा जाता है या फिर हम थोड़ा थोड़ा आटा कर सकते हैं? नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा आटा करके उसे अच्छी तरह मैश करना है। तो किस तरह से हम हाथ से मैश करना है उसे? जो हथेली है वो हथेली से मैश किया जाता है और फिर धीरे धीरे करके उसको बड़ा बनाना है। क्या इसमें पानी का प्रयोग भी किया जाता है बनाते हुए? हाँ जी मैम, आटे के साथ पानी का प्रयोग भी किया जाता है। उसके थोड़ा थोड़ा आटा निकाल कर अच्छी तरह मैश करके फिर मक्की की रोटी अच्छी बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मक्की की रोटी को घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम थोड़ा सा आटा लेके उसमें पानी के साथ उसे अच्छे से जो है गूंदना है और जब वो अच्छे से तैयार हो जाए तो उस लोई को धीरे धीरे करके आप बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से एक अच्छी सी मक्की की रोटी तैयार है। सरसों के साग और मक्की की रोटी के बाद अब जानते हैं ऊना में मीठे के तौर पर क्या परोसा जाता है। तो आइए ये जानने के लिए हम बात करते हैं चंचल जी से। जी चंचल जी, क्या परोसा जाता है ऊना में मीठे के तौर पर? नमस्कार मैम, पहले मैं अपना परिचय दूंगी। हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जुड़े हुए हैं, जिसके तहत हमारे कई समूह बने हुए हैं और हमारे समूहों को जब भी कहीं कभी मतलब फूड फेस्टिवल लगता है तो चयनित करके उनको भेजा जाता है। तो मेरे समूह का नाम है नारी शक्ति और मैं ग्राम पंचायत जगरेट से हूँ
और ऊना डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, जो कि मक्की की रोटी सरसों का साग लेकर और बाद में मीठे के तौर पर उन्हें ये कढ़ाई दूध जिसे बोला जाता है वो पेश कर रही हूँ। कढ़ाई दूध में किस तरह की ये डिश है, किन किन चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक पारंपरिक व्यंजन है और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो हैं वो इस विधि को अच्छे से जानें और वो भी इसे ज़रूर बनाएं। ठीक है मैम। तो मैम इसके हम सबसे पहले दूध लेते हैं, फिर उस दूध को उबालने के लिए उसके अंदर हम डालेंगे मखाने पीसकर, बादाम, अखरोट और नारियल। फिर इसको अगर किसी को टेस्ट नहीं चाहिए तो इसमें काली मिर्च भी, फ्लेवर के लिए हम इसमें इलायची डालते हैं और इसको कम से कम 2-2.5 घंटे करने के बाद ये टेस्ट देता है। फिर जैसे हम अपनी खाना खाने के बाद दिल करता है कि मीठा खाया जाए तो कढ़ाई दूध सबसे बेस्ट है, क्योंकि आजकल सर्दियों में थोड़ा ठंड की वजह से, क्योंकि गर्मियों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम इसे आजकल खाने के बाद इस दूध को पेश किया है। तो हम कह सकते हैं इसमें जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे दूध में एक साथ में डाल दिए जाते हैं। तो क्या इन्हें कूट कर डाला जाता है या हम साबुत ही इन्हें डाल सकते हैं? नहीं मैम, साबुत तो नहीं डालेंगे, लेकिन इनको क्रश किया जाता है। कूटा जो कूटने वाले हैं उन्हें कूटा भी जाता है। जैसे चारे मग्ज हैं उनको थोड़ा पीस देते हैं, फिर उसके में दूध में डालेंगे, फिर इसको अच्छी तरह उबालेंगे ताकि दूध तले के अंदर भी ना लगे, है ना, क्योंकि अगर तले के अंदर लग जाएगा तो वो उसका टेस्ट जो है खराब सा आता है। तो चंचल जी, इसके लिए हमें मोटा बर्तन जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें मतलब जो कढ़ाई है हमें ना मोटे तले वाली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास पतीला जो ये भी मोटे तले का था, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हम कढ़ाई छोड़कर आज हम पतीला लगा दिया है हमने जी ना। अमूमन आमतौर पर जो है ये कढ़ाई में बनाया जाता है। हाँ जी मैम, वैसे ये कढ़ाई में ही बनाया जाता है, लेकिन ये कि हमारे पास इस टाइम डिमांड ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से इतनी बड़ी कढ़ाई तो नहीं है, लेकिन हमने पतीला जो है मोटे तले का लिया है और इसे काट करके शाम तक मतलब में दोबारा डिस्टेट करके हम लोग थक भी जाते हैं कई बार ना। तो इसमें जो मीठा है वो किस तरह का प्रयोग किया जाता है? क्या इसमें हम शहद भी डाल सकते हैं या चीनी, गुड़ या शक्कर का प्रयोग, किस चीज़ का जो है मीठे के तौर पर हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं? सिर्फ ऐसे चीनी का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कई शुगर पेशेंट होते हैं तो उनके लिए थोड़ा यह है कि फिर इसमें हम शुगर नहीं डालते हैं, तो या उनको, क्योंकि जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें ही इतनी मिठास होती है और जिस समय ये कड़ेगा तो नेचुरली अपनी मिठास दूध भी देता है, तो वो फ्रूट्स की मिठास और दूध की मिठास, तो हमें चीनी की ज़रूरत ही नहीं है। यही हमारी खास बात है इन पारंपरिक व्यंजनों की कि इसमें सेहत का जो है वो बहुत ध्यान रखा गया है। सेहत के ध्यान की वजह से हम लोगों की अपनी सेहत खराब हो गई, लेकिन हम दूसरों के लिए लोगों कर चाहते हैं कि जो मतलब पारंपरिक व्यंजन जो हमारे लुप्त होते जा रहे थे, मक्की की रोटी का साग था, आजकल बच्चे जो थे पसंद नहीं कर रहे थे खाना, लेकिन जो बच्चे नहीं खाना चाहते वह खाने के बाद कहते हैं मैम ये क्या है, हम बताते हैं कि ये मिल्क ड्राई फ्रूट दूध है, तो बच्चे मैम इसको बार बार मतलब पसंद कर रहे हैं कि हम पी के जाएंगे, और मैडम बोलती घर में भी ये खाते नहीं, लेकिन यहाँ आके इन्होंने ये दूध भी पिया और ये सेहत के लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद है। जब जैसे मान लो चीनी नहीं डालेंगे, शुगर पेशेंट के लिए मैंने पहले बात की थी, तो जो इसमें ड्राई फ्रूट्स का मिठास है वो नेचुरल मिठास हमें नुकसानदायक नहीं है। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें जो है ये दूध के बारे में बताया कि किस तरह से इसे तैयार किया जा सकता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जाना कि ऊना में किस तरह से जो दूध है वो ड्राई फ्रूट्स के साथ तैयार किया जाता है, और एक ये पारंपरिक व्यंजन है जिसमें मीठे का प्रयोग आप ना भी करें तो भी ये आपके लिए आपको अलग ही मिठास देगा। हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्रोजेक्ट मैनेजर पुनीत शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। तो पुनीत जी, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह का ये फूड कार्निवल चल रहा है, आखिर किस उद्देश्य से जो है इस कार्निवल का आयोजन किया गया? देखिए मैम, जैसे तो नाम ही बता रहा है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तो ये मिशन मोड में ही हम काम कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ के साथ। तो इस जो कार्निवल को आयोजित करने का हमारा उद्देश्य था वो यही उद्देश्य था कि हम एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है, एक आजीविका का जो एक मंच है, हम अपनी महिलाओं को प्रदान करें, जिसके माध्यम से जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से NRLM से जुड़ी हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो उन महिलाओं को आगे एक मंच मिले जहां पे वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और एक अपनी आजीविका कमा सकें। इस समय जो ये आपका फेस्ट चल रहा है, इसमें कितनी जो महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, वो इस समय में यहाँ पर हैं?
देखिए मैम, इस टाइम हमारे पास हर एक ज़िला, हमारे पास हिमाचल में जो 12 ज़िले हैं, 12 ज़िलों के 2-2 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो स्टॉल में हैं, और हर स्टॉल में 2-2 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अपना अपना पारंपरिक व्यंजन जो है वो वहाँ पे बेच रहे हैं। पुनीत जी, इस तरह का जो ये फूड कार्निवल है, इसका पहला आयोजन मुझे लगता है शिमला में पहली बार ये किया गया है। किस तरह के रिस्पांस मिल रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट है या फिर यहाँ के लोकल लोग हैं? जो रिस्पांस जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये हमने सोचा भी नहीं था, हमारी सोच से परे था कि इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिलेगा। पहला तो हमारा जो मेन फोकस था कि एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ को मिले। उसके बाद हमारा सेकंड जो फोकस था वो था कि हमारे जो पारंपरिक व्यंजन हैं जिन्हें हम खुद हिमाचली होके नहीं जानते, वो हिमाचल में भी प्रमोट हो, प्लस जो हमारा टूरिस्ट जो दूसरे स्टेट से आ रहा है उनमें भी लोगों को पता चले कि हिमाचल के कुछ पारंपरिक व्यंजन हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो लोग बहुत सराहना कर रहे हैं हमारे जो पारंपरिक व्यंजन है, चाहे वो सिड्डू है, लुश्के है, चाहे मक्की का साग है, ये सब चीज़ें। पुनीत जी, जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारी जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में यदि हम कहें तो क्या ये एक अच्छा कदम है? महिला सशक्तिकरण के लिए जो विभाग है वो विभिन्न तरह के जो है प्रयास कर रहा है, और इन्हीं कदमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस बार ये फूड कार्निवल का आयोजन किया है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे हिमीरा फूड कैंटीन है जो महिलाएं चलाती हैं, हिमीरा वीकली मार्केट्स लगती हैं, हिमीरा स्थायी दुकानों का हमने प्रावधान रखा है। तो महिलाएं डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म जो हैं ये हिमीरा के माध्यम से चल रहे हैं, इनके माध्यम से महिलाएं काम कर रही हैं। तो मार्केटिंग का तो हम प्लेटफॉर्म दे ही रहे हैं, प्लस उनकी आजीविका में वृद्धि हो इसके लिए भी हम कार्यरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और आशा यही करते हैं कि आगे भी जो हमारे कदम हैं महिला सशक्तिकरण के लिए वो दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। यदि कोई भी महिलाएं हैं या NGOs है या हम कहीं स्वयं सहायता समूह जो हैं आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए मैम, कोई ग्रामीण महिला अगर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ना चाहती हैं तो हमारे पंचायत स्तर पे प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूह हैं। तो अगर किसी को जुड़ना है तो वो आसपास के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बात कर सकती हैं। ब्लॉक स्तर पे जाके, ब्लॉक लेवल पे जाके BDO जो हैं उनसे बात कर सकती हैं और अपना ग्रुप बना सकती हैं। जी, हमने देखा है यहाँ पर जहाँ एक तरफ व्यंजन है, वहीं दूसरी तरफ और भी बहुत सारी जो है हस्तशिल्प की चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और नई डिशेस जो हैं वो महिलाएं लेकर आई हैं जिनके बारे में किसी ने भी नहीं सोच रखा था या सुन रखा था। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो कितनी ज़्यादा उत्साहित है आगे बढ़ने के? महिलाएं तो देखिए, महिलाओं की परिस्थिति सभी को पता है, हर महिला घर से निकलना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन उनको वो मंच नहीं मिलता है। तो ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जो मंच उन्हें मिला है, हर महिला बहुत उत्साहित है, प्रोत्साहित है कि हमें भी आगे आना है, हमें भी काम करना है। जो कुछ हम राशि प्रदान की जाती है विभाग की तरफ से, जैसे स्टार्टअप फंड रहता है या रिवॉल्विंग फंड रहता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, उसके माध्यम से महिलाएं अपना छोटा मोटा काम कर रही हैं। अब बड़े स्तर पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो जैसे आपने बोला, हथकरघा है, हस्तशिल्प है, अचार, चटनी, जैम, पापड़ हर घर में बन रहा है, महिलाएं बना रही हैं। तो सारे के सारे जो हमारे ये प्रोडक्ट हैं आज हमने यहाँ स्टॉल पे लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉल पे भी महिलाएं लाइव भी काम कर रही हैं, कुशा का काम कर रही हैं, पाइन का काम कर रही हैं। तो ये अलग अलग तरह का जो इनोवेशन है, ये मुझे लगता है जो हमारी महिलाएं हैं ये बहुत सशक्त हैं, इन चीज़ों में बहुत जल्दी सीख रही हैं और आगे दूसरों को आते देख खुद भी आगे आना चाहती हैं। इन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं आपके विभाग द्वारा? मैम, ट्रेनिंग्स का तो प्रावधान है हमारे पास, ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं। पहले हम ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग के बाद महिलाएं खुद सशक्त हो जाती हैं कि अपना काम कर सकती हैं। जी पुनीत जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हमने जाना कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो कार्य कर रहा है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। हिमाचल एक फल उत्पादक राज्य के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे में अगर फ्रूट चाट की बात ना की जाए तो मुझे लगता है सारी बातें अधूरी रह जाती है। तो आइए जानते हैं ऊना में फ्रूट्स को किस तरह से खाया जाता है, क्या है इनकी रेसिपी और किस फ्रूट से ये बनाई जाती है। हमारे साथ है सर, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र राणा। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या बना रहे हैं और किस फ्रूट के साथ बना रहे हैं? मैडम जी, मैं तो एक तो बना रहा हूँ एक किम्ब चाट। किम्ब चाट जिसमें हम डालते हैं पुदीना,
हरी मिर्च, हरा धनिया इसमें, और कीम्ब, पहले कीम्ब, फिर शक्कर और नमक स्वाद अनुसार। स्पाइसी करने के लिए हरी मिर्च ही डाली जाती है और ये बहुत स्पाइसी होता है। और सेहत के लिए जिसको जुकाम या खांसी हो, इसको धूप में बैठ के खाने से उसकी जुकाम खांसी हट जाती है, गायब हो जाती है। और इसको खाने के बाद कम से कम आधा घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ जी। तो धर्मेंद्र जी, क्या ये सर्दी के दिनों में ही खाई जाती है या गर्मी के दिनों में भी ये फ्रूट अगर अवेलेबल हो तो आप बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, पर खाना सर्दियों के दिनों में ही फायदेमंद होता है जी इसका। जिस तरह से आपने कहा कि विटामिन सी की कमी जो है वो इससे पूरी हो जाती है, तो अगर हम सर्दी के दिनों में धूप पर बैठकर इसका आनंद उठाएं तो उसका अपना ही मज़ा है। अपना ही मजा है। और तीखा और स्पाइसी खाने का तो अपना ही, चटपटा खाने का जो उन्ना के स्टाइल में आए, उन्ना में चटपटा खाना उन्ना के स्टाइल में खा सकता है जी। और कौन कौन सी ऐसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जिनसे हम जो है और चाट बना सकते हैं? श्रीनगर का एप्पल है, इलाहाबाद का अमरूद है, और गावा है, और अनार, बाकी हमारी देसी गनियाड़ी है, शकरकंदी है। हाँ जी, इसके हम चाट बना के दे रहे हैं जी। तो अगर हम ट्रेडिशनल उसमें कहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये खट्टा है जी, उन्ना का है, फेवरेट है जी। हम जैसे कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो घर से गांव में से काम करने के लिए जाते तो खेतों में भी मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ बना कर लेके जाना। उन्होंने हमें बताया भी इसको खाने से बीमार बच्चे बीमार नहीं होते थे, और वाकई नहीं होते थे हम। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पारंपरिक व्यंजन हैं कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही खाए जाते थे। जिस तरह से हम इस फ्रूट को देख सकते हैं कि ये सर्दी के दिनों में खाया जाता था, जिससे विटामिन सी की कमी पूरी होती थी, और कहीं ना कहीं जो इसका स्वाद है, खटास है, और जो इसमें जिस तरह के इसमें मसाले डाले जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे और साथ ही साथ हमारा स्वाद भी बढ़ाते। कार्यक्रम भोजनालय में आज हमने आनंद लिया ऊना की पारंपरिक व्यंजनों का, किस तरह से इन व्यंजनों को बनाया जाता है और किस तरह से हम अपनी पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, ये आज हमने कार्यक्रम में जाना। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए स्वाद के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।